आज हम पढ़ेंगे पोइट्स एंड पैनकेक्स, जो कि अशोक मित्रन ने लिखा हुआ है। अशोक मित्रन एक तमिल राइटर थे। रिकाउंट्स हिज years at Gemini Studios in his book My Years with Boss। वह एक बुक लिखते हैं My Years with Boss, उसके माध्यम से which talks of the influence of movies on every aspect of life in India, जो कि फिल्मों का भारतीयों के जीवन पर प्रभाव के बारे में जिस बात की जाती है। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई, जेमिनी स्टूडियो जो है चेन्नई में स्थित है। वाज सेटअप इन 1940, जो कि 1940 में इसकी स्थापना हुई। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। यह बहुत ही प्रभावशाली संस्था थी भारत में फिल्म बनाने के लिए। इट्स फाउंडर वाज एस वासन। इसके जो संस्थापक थे वे एस वासन थे। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर दैम इन फाइल्स। अशोक मित्रन, बच्चों जो नरेटर हैं इस चैप्टर की, अशोक मित्रन, उसका जो काम था वो क्या था? न्यूज़पेपर की कटिंग रखना, क्लिपिंग रखना और एक फाइल में स्टोर करके उनको रखना। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। बहुत सारी हाथ के द्वारा लिखी जाती थी। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। यद्यपि वह बहुत सिग्निफिकेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं करता था। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स। जेमिनी स्टूडियो में वह बहुत ही जानने वाला व्यक्ति था। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। इस चैप्टर में जो लिखा गया है वह उसकी बुक माई ईयर्स विद बॉस के कुछ अंश पेश किए गए हैं। तो आओ हम इसके जो अंश हैं माई ईयर्स विद बॉस, जो कि अशोक मित्र ने लिखे हैं, उन पर कुछ नज़र डालते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। पैनकेक जो है एक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का, जो कि जेमिनी स्टूडियो जो ट्रकों में भर कर लाते थे। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो ने, जो अपने समय की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हुआ करती थी, ने अवश्य ही इस मेकअप मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गौहर ने भी इसका इस्तेमाल अवश्य किया होगा। विजंतीमाला ऑल्सो हैव यूज्ड इट। विजंतीमाला ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हेयर्ड ऑफ इट। किंतु रति अग्निहोत्री ने शायद ही इसके बारे में सुना होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ द building that was believed to have been Robert Clive's stables। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप विभाग एक भवन की ऊपर वाली मंजिल में था, जिसके बारे में यह जाना जाता है कि यह रॉबर्ट क्लाइव की गूढ़शाला हुआ करती थी। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence। शहर में बहुत सारे भवन जो थे उसका निवास माना जाते थे। For his brief life and even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving
besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary Church in Fort St. George in Madras. उसके बहुत छोटे ठहराव के लिए, फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, जीवन के लिए, एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, मद्रास में बहुत संक्षिप्त कार्यकाल के लिए वो रुके. रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, बहुत घूमे, बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के सुदूर क्षेत्रों में असंभावित लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, एंड मैरिंग मैडन, और एक कुमारी के साथ शादी करके, इन सेंट मैरी चर्च में, इन जो कि फोर्ट एस्टी जॉर्ज, जो कि किला, जो एस्टी सेंट जॉर्ज किला था, मद्रास में स्थित था, वहाँ पर उसने रॉबर्ट क्लाइव ने उससे मैरिज की. द मेकअप रूम हैड द लुक of a hair cutting salon with lights at all angles, around half a dozen large mirrors. मेकअप जो डिपार्टमेंट था, वह एक नाई के कक्ष की तरह लगता था, जिसमें बहुत सारी लाइट्स, प्रकाश जो था वो लगाया हुआ था. एट ऑल एंगल्स, सभी कॉर्नर्स से, अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, जिसमें आधे दर्जन बड़े बड़े दर्पण सभी कोनों पर जो है से लगे हुए थे. दे वर ऑल incandescent lights, so you can imagine the fire imagery of those subjected to makeup. ये सारे के सारे जो थे प्रदीप, प्रकाश उत्पन्न करने वाली लाइट्स थी. तो सो यू कैन इमेजिन, तो बच्चों आप इसका कल्पना कर सकते हैं कि जिनकी मेकअप की जानी होती थी वो किस भयानक परिस्थिति से गुजरते थे. The makeup department was first headed by a Bengali, who became too big for a studio and left. सर्वप्रथम मेकअप डिपार्टमेंट जो था, मेकअप विभाग जो था, वो एक बंगाली के द्वारा शुरू किया गया, और बाद में वह इतना बड़ा हो गए कि उन्होंने स्टूडियो छोड़ दिया. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Canadian, and Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and the usual local Tamils. अब बंगाली के उस मुखिया पद को छोड़ देने के बाद यह स्टूडियो जो है एक महाराष्ट्रियन और मराठा के द्वारा जो है उसका आधिपत्य उसके पास आ गया. हु वाज असिस्टेड बाय, जिसकी सहायता किसने की, बाय ए धारवर कैनाडियन, एन आंध्रा, और ए मद्रास इंडियन, मद्रास के भारतीयों ने, क्रिश्चियन, एन एंग्लो बर्मीज, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और कुछ तमिलों ने. ऑल दिस shows that there was a great deal of national integration. ये सब क्या दिखाता था कि यहाँ पर राष्ट्रीय एकता का उदाहरण देखने को मिलता था. Long before AIR and दूरदर्शन began broadcasting program on national, इससे पहले दूरदर्शन और एयर जो आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले जो थे, इस स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल देखने को मिलता था. दिस गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन. यह टोली जो कि मेकअप करने वालों की टोली थी, जिसको राष्ट्रीय एकीकृत लोगों की टोली बोला गया, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन. डिसेंट लुकिंग होता है अच्छा दिखने वाला, इनटू हाइडियस अगली क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, लाल राक्षस में कन्वर्ट कर देते थे, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस. और ये इस
एक अच्छे भले दिखने वाले व्यक्ति को राक्षस में बदल देते थे। किसकी हेल्प से? जो कि पैनकेक्स मेकअप मटेरियल यूज़ किया जाता था उसकी मदद से, और अन्य जो तरल औषधियाँ थी, लोशन एंड पोशन, उनकी सहायता से। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। बच्चों, ये दिन जो थे प्राय ऐसे दिन थे जिसमें जो शूटिंग थी नाटकों की या फिल्मों की, वो इंडोर होती थी, एक जगह की जाती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स, और केवल 5% फिल्में ही बाहर की जाती थी। आई सपोज द सेट्स and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. अब नरेटर कहता है, नरेटर कौन है इसमें? अशोक मित्रन। आई सपोज, मैं समझता था, द सेट्स, जो कि यहाँ पर मंच के लिए, एंड स्टूडियो लाइट्स, जो यहाँ की प्रदीप्त प्रकाश थे, नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज, इस तरह के लड़के और लड़कियों की जरूरत थी, टू बी मेड टू लुक अगली, भद्दा बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, ताकि वे फिल्मों में अच्छे दिखें। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की, एक उचित पदानुक्रम, वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, एक हायरार्की हुआ, पदानुक्रम, और जो कि मेकअप विभाग में सीनियरिटी, जैसे आपने सुना होगा, इस तरह जो है वो अपनाई जाती थी। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, जो चीफ मेकअप मैन था वो किसकी मेकअप करता था? चीफ एक्टर्स की, और उन्हें वो अगली बनाने का कार्य करता था। ही सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, और जो दूसरे नंबर के मेकअप मैन होते थे वो दूसरे जो हीरो और हीरोइन होते थे दूसरे नंबर के, उनकी मेकअप करते थे। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, जूनियर जो सब उससे छोटे जो आर्टिस्ट होते थे, मेकअप आर्टिस्ट, वो कॉमेडियन की मेकअप करते थे, और सो ऑन, और इस तरह से। इट मीन्स दैट हायरार्की, पदानुक्रम जो है, सीनियर की मेकअप करेंगे और जूनियर की मेकअप करेंगे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, जो लोग भीड़ का रोल करते थे उनकी मेकअप ऑफिस बॉय के द्वारा की जाती थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक ऑफिस बॉय था। On the days when there was a crowd shooting, जब भीड़ की मेकअप करनी होती थी, you could see him, आप देख सकते थे, mixing his paint in a giant vessel, वह किस तरह से बड़े बड़े पात्रों में पेंट को मिलाया करता था। स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और इसे भीड़ की वाली जो प्लेयर्स होते थे, पात्र होते थे, उनके चेहरों पर पोत दिया करता था। द आइडिया टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, जो आइडिया होता था मेकअप करने का, भीड़ को मेकअप करने का, वो क्या था कि जो उनके चेहरे पर भद्दे दाग या पोर्स होते थे वो सारे के सारे क्या हो जाएं, हाइड हो जाएं, ढक जाएं। तो जो मेकअप जो ऑफिस बॉय था, ही वॉज नॉट एग्जैक्टली बॉय, वह एक लड़का, सच में एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह 40 वर्ष तक हो गया था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो इन द होप, और वह स्टूडियो में इस आशा के साथ आया था, बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप राइटर स्क्रीन राइटर। वो क्या बनना चाहता था? एक एक्टर बनना चाहता था और टॉप स्क्रीन राइटर
डायरेक्टर और लाइरिक्स राइटर या गीतकार जो है वो बनना चाहता था। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोइट, थोड़ी बहुत उसे पोइट्री भी आती थी। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। बच्चों, अब जो नरेटर है अशोक मित्रन, अब वह अपने ऑफिस की बात करता है कि वो कहाँ काम करता है, जिस कमरे में वो काम करता था उसके बारे में अब वह हमें इन लाइनों में डिस्क्राइब करके बताना चाहता है। आई वर्कड इन ए क्यूबिकल। क्यूबिकल छोटा कक्ष, छोटी कोठरी जिसको हम कह सकते हैं। टू होल साइड्स ऑफ विच, जिसकी दोनों जो साइड्स थी वर फ्रेंच विंडो, उनमें फ्रेंच विंडोज जो हैं वो लगी हुई थी। अशोक मित्रन कहते हैं आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो। मुझे उस समय पता नहीं था कि इन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मुझे अपने कुर्सी पर बैठे हुए, टेयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, और मुझे पूरा दिन भर न्यूज़पेपर की कटिंग फाड़ते हुए देखते थे। मोस्ट पीपल थॉट, बहुत सारे लोग सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और अवश्य बॉस भी ऐसा ही सोचते थे। शो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, और जो कोई भी यह अनुभव करता था कि मुझे कोई कार्य देना चाहिए, वुड वार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, वह मेरे कमरे में घुस जाता और एक बहुत बड़ा भाषण देकर चला जाता था। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened. जो लड़का था मेकअप डिपार्टमेंट में, उसने यह निश्चय किया कि मुझे बताया जाए on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers, कि किस तरह से जो साहित्यिक जो टैलेंट था वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, वो नष्ट हो रहा था इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, यह विभाग जो है केवल नाइयों और पथभ्रष्ट या सिरफिरे लोगों के लिए उचित था। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, जब वह लड़का मुझे इस तरह के साहित्यिक भाषण दिया करता था, शून आई वॉज प्रेइंग, मैं यह प्रार्थना करने लगता था, फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, कि भीड़ वाले दृश्य की शूटिंग होती रहे हमेशा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। एपिक्स होते हैं बच्चों महाकाव्य। इस तरह के जो भाषण डिलीवर करने से मुझे इस प्रार्थना के अलावा और कुछ भी नहीं बचा सकता था कि हमेशा भीड़ की मेकअप जो है वो ऑफिस बॉय द्वारा की जानी चाहिए। इन ऑल इंस्टांसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोतमंगलम सुबु। हताशा के सभी हालातों में आप सदा देखेंगे कि क्रोध खुले या गुप्त रूप से एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध केंद्रित होता है, तथा मेकअप विभाग के इस आदमी को पक्का विश्वास था कि सब दुख, उसकी सब बदनामी और अवहेलना कोतमंगलम सुबु की वजह से थी। सुबु वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुबु जो है जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 के नाम से जाना जाता था। He could not have had a more encroaching opening। उसकी जो
शुरुआती दौर था वह बहुत अच्छा नहीं रहा। इन फिल्म्स देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितना कि मेकअप बॉय जो है उसका हुआ करता था। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. इसके विपरीत उसे अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चिततापूर्ण और कठिन समय का सामना करना पड़ा। For when he began his career, जब उसने अपना आजीविका की शुरुआत की थी, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग, इस यहाँ पर कोई भी प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं थी। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, सुबु कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर अवर बॉय, और सुबु जी की शिक्षा जो थी इस ऑफिस बॉय से अच्छी नहीं थी। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण, अ वर्च्यू इंडीड, यह गुण वास्तव में, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, और इस प्रकार से इसका वास्तव में ही जो एक श्रेष्ठता थी उसे उसका अवश्य ही ज़्यादा धनवान स्थितियों और लोगों के मध्य मिलना जुलना रहा होगा। He had the ability to look cheerful at all times, वह खुश रखने की योग्यता रखता था हर समय। आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन फ्लॉप फिल्म्स, और जब उसके पास फ्लॉप फिल्म्स थी तब भी वह खुश रहने की प्रवृत्ति रखता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबॉडी हु कुड, ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबॉडी, वह हमेशा ही किसी न किसी के लिए कार्य करता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वह अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी made him identify himself with his principle completely, लेकिन उसकी जो देशभक्ति की, स्वामी भक्ति की जो भावना थी उससे उसे पहचान मिली अपने बॉस के समीप, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, और इस तरह से उसकी जो पूरी क्रिएटिविटी थी उसको, क्रिएटिविटी के लिए उसको लाभ मिला। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, वह ऐसा लगता था कि फिल्मों के लिए ही बना हो। हेयर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, और यहाँ पर वह आदमी था जो कि कमांड कर सकता था, इंस्पिरेशन दे सकता था। वह ऐसे व्यक्ति को इंस्पिरेशन दे सकता था। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर, और एक चूहा जो है, ऐसी परिस्थिति में एक चूहा जो है एक टाइगर को पानी के नीचे मार देता है। हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन उसके बच्चों पर दया करता है, एंड टेंड्स देम लविंगली, और उसका ध्यान रखता है, प्यार ध्यान स्नेहपूर्वक। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, और जो प्रोड्यूसर इस तरह से बात करता था कि उसे ऐसा पता नहीं कि वह किस तरह से इस सीन को परफॉर्म करे। एंड शुभू वुड कम आउट विद 4 वेज, शुभू जो है 4 तरीकों से अपना ये सीन परफॉर्म करने की बात करता। रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम, रैट चूहा जो है अपने विक्टिम शिकार के ऊपर, शिकार के बच्चों के ऊपर जो है अपना स्नेह जो है वो उड़ेड़ता है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव एनफ, अच्छा है लेकिन मुझे यह पता नहीं कि यह प्रभावशाली होगा। द प्रोड्यूसर वुड से, एंड
इन अ मिनट, प्रोड्यूसर कहता, और एक क्षण में शुभू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। शुभू जो है 14 नए विकल्पों के साथ जो है वो आ जाता। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद ए मैन लाइक शुभू। फिल्म मेकिंग, कोई फिल्म बनाना शुभू जैसे व्यक्ति के साथ जो है बहुत अच्छा अनुभव और आसान था। There was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years. It was Subbu. वह आदमी जिसने जेमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन दी, इसके सुनहरे दिनों में वह सुबु था। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher form, सुबु जो था एक पोइटिक, उसका नेचर भी था, उसकी पहचान एक पोइट के रूप में भी थी। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स, हालांकि वह बहुत ही जटिल पोइट्री जो है बना सकता था। एंड हायर फॉर्म, ही डिलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासिस, और वह लोगों को संबोधित करने के लिए अपनी पोइट्री का इस्तेमाल करता था। ही सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड, उसकी सफलता फिल्मों में छा जाती है। एंड ड्वार्फड हिज लिटरेरी अचीवमेंट, जिसके कारण उसका साहित्यिक जो अचीवमेंट्स थी वो बौना बढ़ जाती हैं। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, जैसे कि उसके आलोचक जो थे अनुभव करते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन, उसने बहुत सारी पोइम्स जो हैं, स्टोरी पोइम्स, लोक गीत में और साहित्य में कंपोज की, बनाई। एंड रोट ए स्प्रॉलिंग नोवेल थिलाना मोहनबल विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली एस्ड कैरेक्टर्स, और इसके ऊपर उसने स्प्रॉलिंग एक नॉवल लिखा जिसका नाम थिलाना मोहनबल था, जिसमें दर्जनों जो है बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित पात्र जो हैं उसमें रखे गए थे। He quite successfully recreated the mood and manner of the देवदासीज of the early 20th century. वह बहुत अच्छे तरीके से एक देवदासी 20वीं सदी के शुरुआती दिनों की देवदासी के मूड और मैनर को जो है वो रिक्रिएट कर सकता था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वह एक बहुत ही शानदार एक्टर था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, उसने कभी भी ये आकांक्षा नहीं की कि वह एक बहुत मुख्य रोल जो है वो निभाए। बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड, लेकिन बच्चों जो भी रोल जो हैं सहायक रोल भी उसने प्ले किए। इन एनी ऑफ द फिल्म, किसी भी फिल्म में परफॉर्म किए। ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, और उसने जो मेन प्लेयर्स, मुख्य प्लेयर्स होते थे, मुख्य पात्र होते थे, उनसे भी बढ़िया परफॉर्मेंस की। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एवरीवन, उसका सबके प्रति जो है वो स्नेह होता था। ही केम अक्रॉस, जो उसके आसपास रहते थे उसके समीप आते थे। एंड हिज हाउस वाज ए परमानेंट रेजिडेंस, और उसका घर जो था वो स्थायी तौर पर निवास होता था फॉर डजन ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंस, दर्जनों उसके समीप एंड निकट संबंधियों के लिए, और दूरस्थ जो रिश्तेदार थे उनके लिए, एंड एक्वेंटेंस और उसके परिचितों के लिए उसका घर जो था उसका उनका आना जाना लगा रहता था। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबु नेचर, यह सुबु के नेचर के विपरीत था। टू बी इवन कॉन्शियस, और ज़्यादा सचेत होना, दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, और वह ऐसा नहीं सोचता था कि वह बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, इस तरह का दानी और बुद्धिमान व्यक्ति। एंड येट ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके शत्रु थे।
But it because he seemed so close and intimate with the boss. क्या यह इसके कारण था कि वह प्रिंसिपल और बॉस के निकट था। बच्चों, अब यह सुबु के करेक्टर्स को यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसमें बताया गया है कि उसका स्वभाव चैरिटेबल, दानी होने के कारण, बहुत अच्छा व्यवहार सभी लोगों के साथ होने के कारण भी, के बावजूद भी उसके बहुत सारे दुश्मन थे। तो क्या उसके दुश्मन उसका जो समीपता थी उसकी बॉस के प्रति, उसके कारण थी? और वाज इट दिस his general DMMR that resembled a sycophants? क्या उसके साइकोफेंट्स होता है चापलूस, कि क्या उसका साइकोफेंट्स एक चापलूस की तरह व्यवहार करने के कारण था उसका उसके शत्रु? और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स, या उसकी जो तत्परता थी हर अच्छी वस्तु को एकदम कहने की, क्या इसके कारण जो है उसके शत्रु थे? तो बच्चों, यह हमारा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर